तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ये चिंग अपनी एबिलिटी से आदेश देता है कि उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लड नाइटमेयर की तरफ फेंका जाए। उसकी एबिलिटी बिल्कुल वैसा ही करती है। उसे जोर से झटका देती है, ऊंचा उठाकर हवा में फेंकती है और ये चिंग तेजी से आगे बढ़ता हुआ सीधा उस ब्लड नाइटमेयर के दिल को चीर देता है। वो उसके शरीर से वो मार्बल प्लेट निकाल लेता है। फिर जमीन पर वापस उतरकर नाइटमेयर की लाश को गिराते हुए वो उस प्लेट पर लिखे हुए हिडन मीनिंग को पढ़ने लगता है। इसके तुरंत बाद सभी को नोटिफिकेशन आता है कि ब्लड ट्रायल कंप्लीट हो गया है, यानी उन्होंने ब्लड नाइटमेयर को हरा दिया है। सभी लोग और साथ ही शिंगरान भी एकदम शॉक होकर बोलती हैं कि इसका मतलब हम इसे मारने में कामयाब हो गए, हमने ये भयंकर लड़ाई सच में जीत ली। और फिर सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस अचीवमेंट को पार करते ही सबका लेवल बढ़ने लगता है। शिंगरान और बाकी टीम के लेवल और स्टैट्स बढ़ते हैं। हम शिंगरान की स्टैट्स भी देखते हैं। स्ट्रेंथ 33, इंटेलिजेंस 38, लक 34 और बाकी सब 20 के आसपास, यानी वो अभी भी येचिंग की आधी ताकत के भी बराबर नहीं थी। वहीं बेचारे येचिंग को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी जॉब पहले से मैक्स लेवल पर है, इसलिए वो लेवल अप नहीं कर सकता। तभी बॉस को मारने और ट्रायल पूरा करने का असली ट्रेजर भी सामने आ जाता है। खजाना खुलते ही ढेरों लूट बाहर निकलती है और सबको बराबर बांटकर मिल जाती है। येचिंग के हाथ एक शानदार वेपन आता है जिसका अटैक 88 था, पर उसकी किस्मत खराब। उसे इस्तेमाल करने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए था, जबकि उसका मैक्सिमम लेवल ही 1 था। ये देखकर वो लोने जैसा हो जाता है कि सामने गरम खाना रखा है और हाथ बंधे हुए हैं। इतना खतरनाक वेपन उसके लिए बेकार। लू शिंगरान उसके पास आती और बताती है कि येचिंग, इस ट्रायल में तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की, तो तुम हमारे ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हो, तो इसलिए लूट को तुम ही बांटो। येचिंग मान जाता है और कहता है कि वो उसे एक जरूरी बात बताना चाहता है। शिंगरान उसे बात कहने को कहती है तो वो धीरे से बताता है, थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हारी फैमिली के पास पैसों की कमी तो नहीं है ना? अगर नहीं है तो क्या मैं ये आइटम्स तुम्हें बेच सकता हूं, वो भी अच्छे डिस्काउंट पर? क्या कहती हो, मैं तुम्हें 500 मैजिक क्रिस्टल का दामा देता हूं। शिंगरान मना नहीं करती और मान जाती है, पर असली प्रॉब्लम वो आगे बताता है। जब तुम बाहर जाओ तो प्लीज ऐसा दिखाना कि येचिंग नाम का कोई बंदा यहां था ही नहीं और इस बेस को पार करने वाली तुम अकेली हो, ताकि किसी को शक ना हो। शिंगरान समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों चाहता है, पर फिर भी एग्री कर जाती है। येचिंग कहता है, तुम लोग अभी बाहर निकल जाओ, मैं बाद में चुपके से निकल जाऊंगा। गेट के बाहर लू फैमिली के गार्ड्स इकट्ठे खड़े थे अपनी यंग मिस की सुरक्षा के लिए। हेड स्क्वाड को कांटेक्ट करो, रेस्क्यू टीम तैयार करो, लगता है यंग मिस खतरे में है। लेकिन तभी वो गेट से बाहर आते लोगों को देखते हैं जिन्हें लीड कर रही होती है शिंगरान। वो उन्हें बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं, अंदर जाने की भी जरूरत नहीं, हमने पहले ही सारी समस्या फिक्स कर दी है। गार्ड्स ये सुनकर खुश होते हैं, भावुक होकर उसकी तारीफें करते हैं कि उनकी यंग मिस ने अकेले इतनी खतरनाक बेस को पार किया। शिंगरान भी बिल्कुल ऐसा ही एक्ट करती है जैसे उसकी किसी ने मदद नहीं की, जैसा येचिंग ने उसे बताया था। और चलते चलते वो अंदर ही अंदर सोचती है कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है, क्या वो मुझे अपने एहसान में डालना चाहता है? पर मन के एक कोने में वो ये भी जानती होती है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है। अब हम आते हैं येचिंग की तरफ, जो उसी ब्लड नाइटमेयर की स्लेट के पास शांत बैठा हुआ होता है। और ये पोज, ये सिचुएशन आपको कई जगहों से मिलती जुलती नहीं लगती? हम देखते हैं कि उस स्लेट के अंदर ब्लड नाइटमेयर का एक छोटा सा पार्टिकल अभी भी जिंदा था और येचिंग उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, वो उसका भी इस्तेमाल करना चाहता था। वो हाथ बढ़ाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम अब कीड़े की तरह काफी कमजोर हो चुके हो, पर मुझे पता है तुम इस तरह मरना नहीं चाहते, तो इससे अच्छा मेरी ताकत बन जाओ। क्या ख्याल है? इसके बाद वो अपनी रिसाइकलिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उस ब्लड नाइटमेयर के बचे हुए हिस्से को रिसाइकिल करना शुरू कर देता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। रिसाइकलिंग पूरी होने पर उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, नाइटमेयर बॉडी, जो लाइफ एसेंस को खींचकर नाइटमेयर क्लोन समन कर सकती थी
और उसे थोड़ी बहुत ब्लड नाइटमेयर जैसी शक्तियां देती थी। ये चिंग समझ जाता है फ्यूचर की फाइट्स में ये एबिलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है, एक ऐसी स्किल जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो खड़ा होता है, हल्का सा स्ट्रेच करता है और कहता है, फ्यूचर की फाइट्स में मेरे नए साथी तैयार हैं, तुम मेरा पूरा साथ दोगे। और वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम उसे मार्केट की एक दुकान में बैठे हुए देखते हैं। वो अपने सिस्टम विंडो में देख रहा होता है कि उसके पास इस समय क्या क्या आइटम्स मौजूद हैं। असल में वो सारे हाई लेवल रिक्वायरमेंट वाले वेपन लिंग शैंगरान को बेच चुका था। ये पूरा फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि लेवल 1 प्लेयर के पास हाई लेवल वेपन दिख जाते तो सिर्फ लोग नहीं बल्कि सुपरवाइजर्स भी उस पर शक कर जाते और उसका झंझट और बढ़ जाता। इसलिए उन फैंसी वेपन से अच्छा ये ट्रैश वेपन्स थे। कम से कम इन्हें लेकर कोई सवाल नहीं उठाता और इन्हें बेच देने पर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी, इन ट्रैश वेपन्स को खरीदेगा कौन? यही सोचते सोचते उसका हाथ सिस्टम विंडो के वेपन्स एरिया में रिसाइक्लेबल सेक्शन पर चला जाता है। अचानक उसकी एबिलिटी एक वेपन को पहचानती है और उसे रिसाइकिल कर देती है। वेपन खत्म, उसकी जगह 1 बेसिक पॉइंट। ये चिंग दंग रह जाता है। वो तुरंत रिसाइकलिंग ट्यूटोरियल खोलता है, जहां बताया जाता है रिसाइकलिंग में सामान को तोड़कर, पिघलाकर, अलग करके उसे उसकी मूल मटेरियल वैल्यू में बदला जाता है। और बेसिक पॉइंट वही वैल्यू थी, एक यूनिवर्सल सब्सटेंस। इन बेसिक पॉइंट्स की मदद से वो आइटम को रिपेयर कर सकता था, उसे अपग्रेड कर सकता था या पूरी तरह नया आइटम क्राफ्ट कर सकता था। यानी कि अब ये चिंग सचमुच कचड़े को पिघलाकर कुछ भी बना सकता था। उसी समय उसे एक नया टास्क मिलता है, किसी साधारण डैगर को रिपेयर करो। वो अपना बैग खोलता है और एक पुराना डैगर निकालता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी 33 में से 0 बची थी। वो तो वैसे भी इसे फेंकने वाला था। ट्यूटोरियल के अनुसार इस वेपन को रिपेयर करने में 5 बीपी लगने थे। बीपी कमाने के लिए वो 4-5 बेकार आइटम्स को पिघलाकर रिसाइकिल करता है। फिर वो डैगर को रिपेयर करता है और वो चौंक जाता है। डैगर सिर्फ रिपेयर ही नहीं, उसका अटैक भी बढ़ गया था। यानी जितना डैमेज वेपन झेलेगा और जितनी बार रिपेयर होगा वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। ये चिंग के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। कचड़ा अब गोल्ड बन सकता है। ट्यूटोरियल पूरा होते ही उसे 2 रिवॉर्ड ऑप्शन मिलते हैं। पहला, माना रिकवरी पोशन का ब्लूप्रिंट। दूसरा, अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट्स। और जाहिर है ये चिंग ब्लूप्रिंट चुनता है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स बढ़ाना अभी कोई दिक्कत नहीं थी। पर एबिस के अंदर असली प्रॉब्लम हमेशा यही होती थी। ज्यादातर लोग बॉस तक पहुंचने के पहले ही अपनी एमपी पूरी खत्म कर देते थे। ये पोशन उसकी मैजिक वैल्यू वापस भरने के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, तुमने कन्वीनियंट मैजिकल पोशन का फॉर्मूला सीख लिया है। इसे बनाने के लिए उसे 6 बेसिक पॉइंट्स और कोई भी रैंडम कंटेनर चाहिए था। ये चिंग को थोड़ा अजीब लगता है। बीपी लगना तो ठीक, लेकिन रैंडम कंटेनर क्यों? वो दुकान वाले से कुछ कंटेनर मांगता है। ओनर उसे कई तरह के कंटेनर ला कर दे देता है। ये चिंग उन कंटेनर्स को रिसाइकिल करता है और फिर रीजनरेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। दूर से खड़ा शॉप ओनर उसे देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है। कुछ समय बाद ये चिंग सफलतापूर्वक रीजनरेशन पूरी कर लेता है। वो नया बना कंटेनर उठाकर देखता है, वो पहले से बेहतर, मजबूत और अजीब सा बन चुका होता है। फिर वो उसके अंदर मौजूद कन्वीनियंट मैजिकल पोशन पीता है। उसका स्वाद बारिश के पानी जैसा था। लेकिन स्वाद छोड़ो, पोशन पीते ही उसकी मैजिक वैल्यू काफी बढ़ जाती है और उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। यानी ये पोशन मैजिक और स्टैमिना दोनों रिकवर कर सकता था। ये चिंग संतुष्ट होकर शॉप से बाहर निकलता है। वो मन ही मन सोचता है, नई नई चीजें मिल रही हैं, आज एबिस को पार ही कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक टकला उसे पहचान लेता है। हे, तेरा नाम ये चिंग था ना? पिछली बार मेले में मिले थे, कुछ ही दिन हुए और तेरा ऑरा एकदम बदल गया है। वो ये चिंग के कंधे पर हाथ रखकर हंसता है। इतना कूड़ा उठाते उठाते कहीं खजाना तो नहीं मिल गया? वो बताता है कि वो काफी समय से ये चिंग को ढूंढ रहा था और उसे मिसिंग रिपोर्ट देने ही वाला था। ये चिंग उसके हाथ को हटाकर बोलता है, मैं तुम्हारा सारा कर चुका हूं, वो भी इंटरेस्ट समेत। अब मक्खियों की तरह मेरा पीछा मत करो।
टकले का चेहरा लाल हो जाता है। वो चिढ़कर बोलता है, कर चुकाया होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। कचड़ा उठाने वाले को कचड़ा ही उठाना चाहिए। गुस्से में वो येचिंग के हाथ से कंटेनर छीनकर जमीन पर फेंक देता है। वो जानबूझकर उसका मजाक उड़ाता है, कचड़ा उठाने वाले, थोड़ा सा गिरा हुआ कचरा भी नहीं संभलता। बाकी गार्ड्स भी हंसने और चिढ़ाने लगते हैं। येचिंग मनी मन सोच रहा होता है कि यहां जॉब चेंजर्स के ऊपर सुपरविजन कैमरे लगे होंगे। एबिस के बाहर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना मना था। केवल कानून के लोग या स्पेशल आर्म्ड पर्सनल ही ऐसा कर सकते थे। मुझे अपनी रिसाइकलिंग और रीजनरेशन चलाने के लिए कैमरों से दूर कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, वो सोचता है। टकला चिल्लाता है, नीचे गिरा हुआ कंटेनर उठा और उसमें बचा हुआ लिक्विड को चाट। तू पहले भी कचरा उठाता था, ये भी उठा ले। येचिंग साफ मना कर देता है। ये देखकर टकला और भड़क जाता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी वो किसी को देख रोडी को कार एस रैंक हंटिंग ग्रुप ब्लड ओथ का सदस्य, एक बेहद ताकतवर जॉब चेंजर, वो टकले को पकड़कर पूछता है, लोगों को इकट्ठा किया? टकला घबरा कर बोलता है, हाँ, लगभग सब आ गए हैं, बस एक आदमी की कमी है। रोडी फिर पूछता है, आखिरी आदमी कहाँ है? तभी वो पीछे खड़े येचिंग को देख लेता है। मैंने इसे हायर कर लिया है। ये अजीब था, वो येचिंग को जानता तक नहीं था। टकला तुरंत बोलता है, येचिंग, इसका काम तो सिर्फ कचरा उठाना है, ये हमारे किस काम आएगा? रोडी बोलता है, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो कुछ मॉन्स्टर्स का सामना भी कर सके, जाकर कोई और ढूंढ ला। टकला दौड़ने ही वाला होता है कि रोडी उसे रोककर बोलता है, जब हम रेड मून स्ट्रेट यानी अबिस के अंदर जाएंगे, सारे मॉन्स्टर्स बरसर्क हो जाएंगे। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्हें मैं कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर सकूं। ताकत की चिंता मुझे नहीं है। येचिंग ने भी रेड मून के बारे में सुना था। जब रेड मून होता है, अबिस के सभी मॉन्स्टर्स बेकाबू, क्रूर और कई गुना ताकतवर हो जाते हैं और अबिस के अंदर मौजूद असली मॉन्स्टर्स भी फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन रेड मून मोड में मॉन्स्टर्स को मारने के बाद रिवॉर्ड्स भी डबल मिलते हैं और मैजिक क्रिस्टल्स की क्वालिटी भी कहीं ज्यादा प्योर हो जाती है। ये सब सुनने के बावजूद भले ही उसे कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करने की बात कही जा रही थी, फिर भी वो रेड गेट वाले अबिस में जाने के लिए मान जाता है। काइजर येचिंग की हिम्मत देखकर थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन टकला सोच रहा होता है कि येचिंग तो बस मरने जा रहा है। कुछ देर बाद बाकी सभी मेंबर्स भी रेड गेट पर पहुंच जाते हैं। जब येचिंग मुड़कर पीछे देखता है, वो एक डरे हुए ल्यू झेन को देखता है जो हक्का बक्का होकर चिल्ला पड़ता है, तू यहां क्या कर रहा है? येचिंग ल्यू झेन का सच सबके सामने खोलने ही वाला होता है कि अचानक येचिंग तेजी से उसकी तरफ भागता है, उसका मुंह कसकर पकड़ लेता है और उसे चुप कराते हुए कोने की तरफ घसीट ले जाता है। कोने में पहुंचकर ल्यू झेन घबराते हुए पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? येचिंग शांत होकर जवाब देता है, अगर उस दिन मैं तुम सबकी शक्ति को कॉपी ना करता तो तुम सब अबेस गेट में मारे जा चुके होते। तुम आज जीवित हो मेरी वजह से, इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी बीच काइजर भी वहां आ जाता है। वो पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, ये बस एक गलतफहमी है। काइजर हंसते हुए चला जाता है, जिस लड़के ने अपने खुद के टीममेट्स को मार दिया वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। काइजर के जाने के बाद येचिंग ल्यू झेन से पूछता है, तुम उस गेट से बाहर कैसे निकले? ल्यू झेन दर्द भरे चेहरे से बताता है, कमिटी मुझे 15 साल के लिए कैद करने वाली थी, लेकिन मैंने अपना सामान, पूरी दौलत सब बेच दिया। मिलियंस का फाइन भरकर बाहर निकला हूं। मेरे लेवल भी रीसेट हो गए। मैं कंगाल हूं और इसका पूरा कसूर तुम पर है। वो गुस्से में येचिंग को धमकाता है, मेरे लेवल वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे कमिटी में रिपोर्ट कर दूंगा। येचिंग ठंडी नजर से उसे घूर कर कहता है, अगर तूने मेरे बारे में किसी को एक शब्द भी बताया तो मैं सच में तुझे टुकड़ों में काट कर रिसाइकिल कर दूंगा। सीन कट अबिस के रेड गेट की एंट्रेंस पर। सभी कैनन फॉडर वहां लाइन में खड़े थे। एक लेवल 3 का पोर्टर झाओ तोंग उनका हंसकर स्वागत करता है और एक एक करके उनकी जॉब पूछता है। ल्यू झेन और येचिंग अपने अपने क्लास बताते हैं, एक लेवल 1 मेज और एक स्कैवेंजर। झाओ तोंग हंसकर येचिंग के कंधे पर थाप मारकर कहता है, भाई टेंशन मत ले, हम सब यहाँ कचरा हैं तो साथ रहकर मजे करेंगे। आखिर हम सब अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए। येचिंग को अब तक का सबसे अजीब और फनी आदमी वही लगा। फिर झाओतोंग उन्हें बाकी 2 कैनन फॉडर से मिलाता है, लेवल 2 का ली लाओ और लेवल 3 का वॉरियर लाओजियांग। क्योंकि लाओजियांग लेवल 3 का था,
इसलिए उसे कैनन फोर्डर टीम का लीडर बनाया जाता है। उसी वक्त काइजर अपनी ऑफिशियल टीम के साथ आता है और घोषणा करता है, ब्लड ओथ के 6 मेन मेंबर्स इस मिशन में हिस्सा लेंगे और इस बार हमारी टीम में 5 टेम्परेरी मेंबर्स भी शामिल होंगे। बाकी हाई रैंक जॉब चेंजर्स उन कैनन फोर्डर्स का मजाक उड़ाते रहते हैं। काइजर रेड गेट की चाबी निकालते हुए समझाता है, अब इस अंदर से एक भूल भुलैया है, हर कमरे में घातक ट्रैप्स हैं। कैनन फोर्डर्स का काम है बॉस रूम तक जाने वाला रास्ता ढूंढना और तुरंत जाकर हमें सूचना देना ताकि मेन टीम आगे बढ़ सके। वो साफ कहता है, तुमसे लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर किसी मॉन्स्टर से सामना हो तो बस भाग जाना, और सुनो, रिवॉर्ड्स तभी मिलेंगे अगर तुम में से कम एक जिंदा वापस आ गया। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। लाओजियांग ल्यूझेन से पूछता है, तेरी तबीयत ठीक है ना? ल्यूझेन उदास आवाज में कहता है, यहां तबीयत की बात मत कर, घर पर मेरी 4 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। लाओजियांग भी बताता है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। सब चुप हो जाते हैं और फिर गेट के अंदर कदम रखते हैं। कुछ देर बाद कैनन फोर्डर्स नोटिस करते हैं, अब तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला था, पर तापमान लगातार गिर रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। झाओतोंग आगे आगे चलता हुआ रास्ता दिखा रहा था, तभी उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। ऊपर से एक भारी एक्स ब्लेड गिरने वाली थी जो उसका सिर काट देती, लेकिन ठीक उसी पल येचिंग तेजी से एक पत्थर फेंककर ब्लेड को उसके राह से हटा देता है। झाओतोंग को पता भी नहीं चलता कि वो अभी अभी मरने वाला था। येचिंग मनी मन सोचता है, ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे बचा है? झाओतोंग हंसकर बोलता है, मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए बच गया। लेकिन येचिंग उसकी स्टैट्स देख चुका था, उसका लक सिर्फ एक था, वो भाग्यशाली नहीं बल्कि बेहद अनलकी था। आगे बढ़ते ही उसका पैर फिर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। ऊपर से जाल गिरता है जिसमें कई हिलते डुलते ककून लटके हुए थे। अचानक वो ककून फट जाते हैं और उनमें से दर्जनों डेमोनिक स्पाइडर्स यानी लेवल 5 के बाहर निकल आते हैं। सभी स्पाइडर्स झाओतोंग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। झाओतोंग चीखते हुए भागने लगता है। ल्यूझेन उन पर फायर मैजिक चलाता है, लेकिन उसका हमला एलीट मॉन्स्टर्स पर कोई खास असर नहीं करता। तभी लेवल 3 का वॉरियर लाओजियांग आगे बढ़ जाता है। येचिंग भी पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर झपटकर उसके पैर पर काट लेता है। लेकिन क्योंकि उस मॉन्स्टर का लेवल बहुत कम था, उसके काटने से येचिंग को 0 डैमेज होता है। येचिंग हल्के से पैर हिलाता है और स्पाइडर का सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। ये देखकर लाजिन ताना मारता है, इतना एटीट्यूड किस बात का, ये स्किल तो इसने बस चोरी की है। इसके बाद येचिंग उस स्पाइडर की लाश को स्कैन करता है और रिसाइकिल कर देता है। रिसाइकिल सफल होने पर उसे मिलता है 1 एट्रीब्यूट पॉइंट और एक एबिलिटी कार्ड क्वेंचिंग पॉइजन। इस स्किल के एक्टिव होते ही अब उसके हथियार से होने वाला हर अटैक दुश्मन को जहर देगा, हथियार का 60% एक्स्ट्रा डैमेज करेगा और अगर हिट क्रिटिकल हुआ तो डैमेज 20% से ऊपर तक बढ़ जाएगा। ये स्किल ब्लेड टाइप और वैम्पायर टाइप कैटेगरी में आती थी। अब सिस्टम एक नया फीचर भी बताता है। येचिंग सिर्फ लाशें रिसाइकिल करके ही नहीं, बल्कि कई कार्ड्स को एक साथ फ्यूज करके एक नया और ज्यादा ताकतवर कार्ड भी बना सकता था। इन कार्ड्स का इस्तेमाल पपेट्स को अपग्रेड करने में भी किया जा सकता था। उधर आगे एक लेवल 3 का वॉरियर फंस चुका था और मदद मांग रहा था। येचिंग सोचता है कि ये अच्छा मौका है क्वेंचिंग पॉइजन स्किल को टेस्ट करने का, क्योंकि उसका डैगर अब पूरी तरह जहरीला हो चुका था। दूसरी ओर टोंग जान बचाकर भाग रहा था। वो टीम का सबसे हाई लेवल मेंबर था, लेकिन उसमें लड़ने की स्किल नहीं थी, सिर्फ एक बफ देने की क्षमता थी और उसे बफ एक्टिव करने के लिए अजीब अजीब से गाने गाने पड़ते थे। येचिंग को समझ नहीं आता कि टोंग मॉन्स्टर्स को गाना क्यों सुना रहा है, लेकिन तभी सिस्टम मैसेज आता है। उसने बफ देने में गलती कर दी थी और टीम को बफ करने की जगह उसने सीधे मॉन्स्टर्स को ही बफ कर दिया था। अब स्पाइडर मॉन्स्टर्स और भी मजबूत हो गए थे और तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक स्पाइडर टोंग को पकड़ने ही वाला था कि तभी येचिंग बिजली की गति से आता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देता है। बाकी मॉन्स्टर्स भी बहुत ताकतवर हो गए थे और टीम पर टूट पड़ने वाले थे। लेवल 3 का वॉरियर रिट्रीट का आदेश देता है, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत करीब आ चुके थे। एक स्पाइडर लाजिन को मारने ही वाला था कि फिर से येचिंग अपनी डैश एबिलिटी से आता है और उसे पल भर में खत्म कर देता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि ये काम किसने किया। कुछ मिनटों में येचिंग चुपचाप टीम के पीछे चल देता है, जैसे उसका कोई रोल ही ना रहा हो। बाकी मेंबर समझते हैं कि ये काम लेवल 3 के वॉरियर ने किया और उसकी तारीफ करने लगते हैं। पीछे खड़ा येचिंग मन ही मन सोचता है, डेमोन स्पाइडर्स में पॉइजन रेजिस्टेंस है, इसीलिए मेरा जहर इन पर इतना असर नहीं कर रहा है।
वो अंदाजा लगाता है कि शायद इसी वजह से सिस्टम ने मुझे क्वेंचिंग पॉइजन स्किल यही स्पाइडर्स रिसाइकिल करने पर दी। उधर टीम के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि स्पाइडर्स अचानक भाग क्यों गए। असल में वो सब येचिंग को देखकर डर गए थे, लेकिन ये बात टीम को पता नहीं थी। टीम का भाग्य अब डरने लगा था। अगर शुरुआती मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक हैं तो आगे क्या मिलेगा। येचिंग सभी डेमोन स्पाइडर्स को रिसाइकिल करता है और उसे कुल 27 एबिलिटी कार्ड्स मिलते हैं। अब वो चाहे तो इन जैसे मॉन्स्टर्स को बार बार मारकर उसी प्रकार के कार्ड्स अनलिमिटेड मात्रा में इकट्ठा कर सकता था। वो उनमें से एक स्पेयर कार्ड रख लेता है और बाकी कार्ड्स को बेसिक पॉइंट्स में बदल देता है। बाकी कार्ड्स को बीपी यानी बेसिक पॉइंट्स में बदलने पर येचिंग को कुल 54 बीपी मिल जाते हैं। इसी बीच बर्ड सभी को याद दिलाता है कि क्योंकि मॉन्स्टर्स यहां से हट चुके हैं, उन्हें भी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते वो एक अजीब सी लाइन बोल देता है, दोस्तों हमें अब बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना होगा, वरना किसी और ट्रैप को गलती से ट्रिगर कर बैठेंगे। ये बात सुनकर येचिंग को तो उसे थप्पड़ मारने का मन करने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने खुद ही सबसे ज्यादा ट्रैप एक्टिव किए थे। आगे बढ़ते हुए येचिंग की नजर एक और हिडन बस एक्सेस पर पड़ती है। ये एरिया डंजन के अंदर फैले उन शाखाओं में से एक था जो रेड विंग्स की वजह से पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। उस गेट को देखकर येचिंग के अंदर तुरंत जाने का मन होने लगता है। वो बाकी साथियों को थोड़ा आगे जाने देता है, फिर चुपचाप अपना ब्लड नाइटमेयर समन करता है। ब्लड नाइटमेयर जैसे ही आता है वो तुरंत येचिंग की हूबहू आकृति ले लेता है, क्योंकि अपनी कॉपी बनाना उनका सामान्य व्यवहार था। येचिंग असली ब्लड नाइटमेयर को भाग्य के साथ जाने के लिए भेज देता है और खुद बर्ड्स एक्स डोर के अंदर प्रवेश कर जाता है। पीछे से वो देखता है कि नकली येचिंग भागकर टीम की तरफ आ रहा है, जिसे वो जल्दी जल्दी उनकी ओर भेज देता है ताकि किसी को शक न हो। बर्ड्स एक्स डोर के भीतर से गुजरकर वो एक अंधेरी गुफानुमा जगह पर पहुंचता है, जिससे वो कुछ ही देर में बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उस पर ऊपर से एक विशाल डेमन स्पाइडर चुपके से घात लगाने के लिए छलांग मारता है, लेकिन येचिंग अपनी डैश एबिलिटी से बमुश्किल उस हमले से बच जाता है। मन में वो बड़बड़ाता है, कुत्ते नल्ले बेरोजगार स्पाइडर। ये स्पाइडर बाकी स्पाइडर से बिल्कुल अलग होता है, उनके बाप के बाप का भी बाप जैसा, एक सच्चा परदादा। वो भारी भरकम पंचों से हमला करता है, जिनसे बचते हुए येचिंग काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैगर का स्पाइडर पर कोई असर नहीं होता। इस स्पाइडर का फिजिकल डिफेंस इतना ऊंचा था कि वो येचिंग के सभी हमलों से लगभग इम्यून था। ध्यान जरा सा भटका ही होता है कि स्पाइडर एक भारी तेज हमला कर देता है। येचिंग उसे डॉज भी नहीं कर पाता और सीधा दीवार से टकराता है, इतनी जोर से कि पूरी दीवार ही टूटकर बिखर जाती है। येचिंग तुरंत अपनी ऑब्जर्विंग आई स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी जानकारी उसे चौंका देती है। स्पाइडर एक ब्रूड मदर लेवल 20 की रेयर एलीट मॉन्स्टर थी, बाकी स्पाइडर्स की तुलना में एक उच्च स्तर की विकसित प्रजाति। लेकिन येचिंग मुस्कुरा देता है, रेयर एलीट है, अगर इसे मार पाया तो इसे रिसाइकिल करके बहुत कीमती चीजें मिलेंगी। ब्रूड मदर अचानक अपना विशाल मुंह खोलती है और एक विशाल जाल उस पर फेंक देती है। येचिंग जाल से बचकर हवा में उछलता है और अपने हाथ में फायर मैजिक इकट्ठा करता है। मैजिक चार्ज होते ही वो अपनी ग्रेड फिल्म एक्सप्लोजन स्किल सीधा ब्रूड मदर के मुंह में दे मारता है। डैमेज ज्यादा नहीं होता, पर इतना काफी था कि स्पाइडर बुरी तरह भड़क उठे। अब स्पाइडर लगातार अपने जहरीले जाल येचिंग पर फेंक रही थी। येचिंग तेजी से बचते हुए सोचता है, इसके पास फायर रेजिस्टेंस भी है, मतलब मेरी ये एबिलिटी भी काम नहीं आएगी। वो तेजी से उसके करीब पहुंचता है, जालों से बचते हुए बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो अब मैं इसे सीधे खत्म करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।